गुड मॉर्निंग। अभी हूँ मैं पोखरा में। कल ही यहाँ पे पहुँच गया था। कल सुबह 9 बजे मॉर्निंग में मैंने काठमांडू में एक बस लिया। इस टाइप की बस वाले में बैठा हूँ और जा रहा हूँ पोखरा। वो शाम के 6 बजे मुझे यहाँ पे पहुँचाया, लेकिन आते वक्त मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि बस बहुत जगह पे रोकते आ रही थी। और अभी पोखरा में मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में सुबह के 8:30 बजे एक्सप्लोर करने निकल चुका हूँ फेवा लेक को। सबसे पहले वहाँ पे जाऊँगा, उसके बाद और भी कुछ जगह है, उन जगहों को जा कर के एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे लखन चौक है। ये ब्रेकफास्ट के लिए मैंने अभी ऑर्डर किया है ब्रेड और चाय। अभी इस चौक से थोड़ा सा आगे जाना होगा गाड़ी लेने के लिए, पोखरा लेक साइड के लिए। ब्रेड और चाय के लिए 50 रुपये दिए मैंने, सस्ता ही था। बाकी अदर जगह में मैंने 90 रुपये दिया हुआ है पशुपति में। ये गाड़ी जाएगी लेक साइड। पोखरा लेक साइड में लोग केवल बोटिंग कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ में, ग्रुप के साथ में। यहाँ से नज़ारे पहाड़ वगैरह, सिटीज़ वगैरह, पहाड़ों में बने हुए घर वो अच्छे दिखते हैं। हम जैसे आदमी का क्या है कि बस लेक के किनारे साइड में कुछ इस तरह से रास्ता बना हुआ है, पैदल घूमते जाना, देखते जाना कि साइड में है क्या क्या। चारों तरफ तो बहुत दूर है, कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ दूर तक कवर करके फिर नेक्स्ट प्लान करूँगा। देखो यहाँ से लोग ऐसे तो बोटिंग करते हैं उधर, और पहाड़ का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है इधर। यही है ब्यूटी बाई पोखरा लेक का। अब मैं फेवा लेक से निकल करके आ चुका हूँ मेन रोड पे और जा रहा हूँ। एक कोई चौक है 0 पॉइंट पोखरा, और उस चौक से मैं लूँगा सारंगकोट के लिए गाड़ी बस। एक्टिविटीज़ करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। पैराग्लाइडिंग है, बंजी जंपिंग है, और हेलीकॉप्टर जो छोटा उड़ रहा था ना वो भी है, बोट राइडिंग है, बहुत कुछ है यहाँ पे। साइकिलिंग जिप लाइन है, ट्रैकिंग कर सकते हो, लेकिन बस आपके पैकेट में पैसे होने चाहिए। और ग्रुप के साथ आओगे तो और भी मज़े आएंगे, ट्रैकिंग वगैरह और भी एक्टिविटीज़ करने में। यहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ सारंगकोट, वो हिल पे लोकेट करता है। और हिल पे जाने के बाद वहाँ से जो धौलागिरी वगैरह माउंटेन्स है ना वो दिखेंगे। 0 पॉइंट से सारंगकोट 13-14 किलोमीटर पड़ता है। और अभी का मौसम यार गजब हो रहा है। मॉर्निंग में थोड़ी ठंडी लगती है, शाम में पानी आने लगता है, और 10-11 बजे धूप है, जिस कारण से गर्मी भी लगने लग रही है थोड़ी बहुत। पता नहीं अंदर में जो गंजी में पहना हूँ रेड वाला वो खोलूँ कि पहनूँ। दोपहर में फिर पानी आने लगेगा, उस टाइम पे थोड़ी ठंडी लगने लगती है। एक चीज़ और बताना था कि पूरा नेपाल में, काठमांडू हो या पोखरा हो, यहाँ पे पोर्क बेचना यानी कि सुअर का मीट लीगल है। हर कोई दुकान पे मिल जाएगा। मुर्गा मछली वो तो मिलता ही है, लेकिन पोर्क भी लीगल यहाँ पे बिकता रहता है। 0 पॉइंट से सारंगकोट के लिए डायरेक्ट बस नहीं जाती है। यहाँ पे एक
बस स्टैंड है, बस का स्टैंड का नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। उस बस स्टैंड पे पहले आना है, उसके बाद वहाँ से सारंगकोट की डायरेक्ट बस मिलेगी। लेकिन मैंने क्या किया कि एक छोटी गाड़ी चलती है मिनी वैन, उससे मैं आ गया विंध्यवासिनी, एक टेम्पल है यहाँ पे, किसी ने बताया कि फेमस है। उसके बाद यहाँ से जस्ट बगल में ही है वो बस स्टैंड, फिर मैं वहाँ पे जाऊँगा। पहले मैं मंदिर को दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा बस स्टैंड और वहाँ से सारंगकोट की बस लेनी है मुझे। 0 पॉइंट के बस स्टैंड पे मुझे टैक्सी हायर करने बोल रहे थे और वो 1500 मांग रहे थे सारंगकोट एक्सप्लोर कराने के। विंध्यवासिनी टेम्पल से यहाँ से सिटी कुछ इस तरह से दिखता है और नीचे एक पार्क है छोटा सा, और ये रही इधर टेम्पल देखो। वहाँ पे एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ से सिटी का व्यू एक और बहुत ही सुंदर सा आता है। ये यहाँ का टेम्पल है। वाह, यहाँ का क्या नज़ारा है। तो भाई अभी ये जो सीढ़ियाँ वाला ऊपर में बना हुआ है ना, वहाँ पे मैं फ़ोटोज़ वगैरह कैप्चर करा रहा था और कुछ भाई लोग महाराष्ट्र से मिले हैं और ये नेपाल में आए हुए घूमने के लिए, लेकिन फ़ोटोज़ कैप्चर करा करके मैं जा रहा था यहाँ से वापस। तो ये लोग बता रहे कि नहीं, सो हम लोग यहाँ पे घूमने नहीं, स्पेशली इंटरनेशनल गेम्स खेलने आए हुए थे। और यहाँ पे और भी कई सारे भाई लोग थे, वो नीचे चले गए हैं। अभी यहाँ पे 2 भाई हैं। आप क्या कौन सा गेम खेले? मैं एथलेटिक्स 100 मीटर। अच्छा, इसमें आपने गोल्ड मेडल जीता? गोल्ड मेडल। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि सपकाल। ऋषि सपकाल। और कौन से कंट्री से यहाँ पे आए हुए थे? हम महाराष्ट्र से आए थे सब। नहीं, महाराष्ट्र से आप थे और भी सब महाराष्ट्र के, मतलब जितना भी प्लेयर्स थे सारे के सारे? कोई नागपुर है, कोई नेपाल की टीम के हरा दिया हमने। अच्छा, नेपाल की टीम, केवल नेपाल से आप फाइट करने आए थे? इंडोनेशिया, इंडो एंड नेपाल। अच्छा, इंडिया एंड नेपाल का ही गेम था, एथलेटिक्स का। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। और आपने? कबड्डी में। अच्छा, कांग्रेचुलेशन आपको भी। आपने भी गोल्ड मेडल जीते? अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जितेश चावरिया। अच्छा, और आपका? ऋषि सपकाल। ये भैया हैं नागपुर से। और आप कहाँ से? नागपुर से ही है। और अलग अलग सिटी से भी आए हुए हैं। संभाजी नगर से आए हुए हैं, जिसका नाम पहले औरंगाबाद था, वहाँ से भी आए हुए हैं सब। तो यही है। और ये आज यहाँ से निकल रहे हैं शाम में, 30 तारीख को ही यहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ का सीन दिखाता हूँ सिटी का। यहाँ से बहुत ही अच्छा लोकेशन दिखता है। हमने फोटोज वगैरह कैप्चर कराए कैमरे में भी। बड़ा क्लोज उड़ रहा है ये। और आपने कबड्डी में क्या जीता? गोल्ड मेडल। आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। नाम क्या है? प्रेम चावरिया। और प्रेम चावरिया। हाँ। सेम नाम इसके जैसा भी है? हाँ भाई है। अच्छा, भाई अपना। हाँ। अच्छा, और आप भी आए क्या? ये भी गोल्ड मेडल कबड्डी में। सबको गोल्ड मेडल। और नेपाल ये भी गोल्ड मेडल। तो नेपाल वाले फिर क्यों नहीं जीत पाए? हार गए। उनका गेम अच्छा वाले तो था, लेकिन वो हमारे सामने टिक नहीं पाया। हमारे सामने टिक नहीं पाए वो कोई। अच्छा, ये गेम कहाँ पे हो रहा था? ये पोखरा में। लेफ्ट साइड। पोखरा लेफ्ट साइड। पोखरा फुटबॉल स्टेडियम। फुटबॉल स्टेडियम। अच्छा। ये कौन सी तारीख को हो रहा था? 3 तारीख को होगा मैच हमारा। अभी और होने वाला है क्या? नहीं, फाइनल जीत गए। अभी 2 तारीख को कबड्डी का हुआ था और अभी 3 तारीख को एथलेटिक्स हुआ था, रनिंग का। अब बहुत बढ़िया है। और कितना मीटर का था? मेरा 100 मीटर था, 100, 200, 300 और 400, 1500, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसा था। चलिए, ये तो एक और महारत हासिल भाई लोगों ने किया है इंडिया के नाम पर। तो सभी को एक साथ में कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सारे के सारे महाराष्ट्र से ही है। तो ये भाई लोग मिले थे महाराष्ट्र से। और मैं अब यहाँ से इस विंध्यवासिनी टेम्पल से जा रहा हूँ बैगलूम बस पार्क। यहाँ से लगभग कुछ ही 100 मीटर के दूरी पे हैं। वहाँ से बस मिलेगी मुझे सारंगकोट के लिए बस, या तो फिर कोई मिनी वैन वगैरह मिलेगी जिससे लोकल लोग ट्रैवल करके जाते हैं। दुकान पे प्रसादी बेच रहे थे एक भैया। वो मंदिर जाते वक्त ही उन्होंने बोला था कि क्या आप यूट्यूबर हो? मैंने बस ऐसे ही हाँ बोला था, लेकिन रिटर्निंग टाइप में मैंने उनसे बात की। वो बोल रहे थे कि दफादार बाबू कोई कोलकाता से हैं, उनसे वो पहले मिल चुके हैं। और वैसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि 12:50 में वो एक गाड़ी खुलेगी सारंगकोट के लिए। विंध्यवासिनी टेम्पल का मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह से है।
और ऊपर में है टेम्पल, नीचे है मेन रोड, ये हाईवे। समय अभी हो रहा है 11:50 और सारंगकोट से ही पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होता है, वहीं से पैराग्लाइडिंग करते हैं। लेकिन अगर पैराग्लाइडिंग करना है ना तो उसके लिए कोई भी एजेंसी से बुकिंग करवाना पड़ेगा, तभी वहाँ पे मिलेगा आपको पैराग्लाइडिंग करने के लिए। नहीं तो डायरेक्ट वहाँ पे जाने के बाद बुकिंग नहीं होगी। चाहे तो आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हो, बहुत सारे साइट्स हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं ऑनलाइन भी। बेगलुम बस पार्क का नाम गूगल दिखाता है पोखरा बस स्टैंड। बस स्टैंड के बगल में ही एक होटल है, यहाँ पे आया हूँ अभी लंच करने के लिए। और वेज खाना यहाँ पे 200 रुपये प्लेट में मिल रहा है। ये है अभी का लंच मेरा। ये है यहाँ का बेगलुम बस स्टैंड, जहाँ से सारंगकोट कसकी कोट के लिए बसें मिलती है। और भुंट क्या लिखा है, भुंटे चोर, अधिकारी डांडा और बेगनास्ताल, अलग अलग जगह के लिए बसें मिलती रहती है यहाँ पे। सारंगकोट के लिए ये वाली बस जाएगी 12:50 में नहीं, 1:30 में है, यानी कि 1:30 बजे जाएगी। और लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर 6.5 किलोमीटर दिखा रहा है डिस्टेंस सारंगकोट के लिए। सारंगकोट वही पॉइंट है जहाँ से पैराग्लाइडिंग वगैरह स्टार्ट होता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। वहाँ जाने के बाद दिखाऊंगा कौन कौन से एक्टिविटीज़, बहुत सारे हैं। और ये बस स्टैंड है पोखरा 0 पॉइंट से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर में। डायरेक्ट बसें सारंगकोट के लिए नहीं जाती है। सारंगकोट जाने के लिए बहुत ही अच्छा टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है पोखरा में। अगर जाना चाहते हो तो मैं बताता हूँ लोकल बसों में कैसे जा सकते हो, और नहीं तो अगर कोई गाड़ी हायर करना चाहते हो तो गाड़ी हायर कर सकते हो 0 पॉइंट पोखरा में। और नहीं लोकल बसों में आप मेरी तरह ट्रैवल करना चाहते हो सारंगकोट को, तो उसके लिए 0 पॉइंट से पहले एक मिनी वैन लेकर के आ जाना बेगलुम बस स्टैंड। और यहाँ से बसें मिलती है। देखो बेगलुम बस स्टैंड कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखता है। और यहाँ से बसें मिलेगी सारंगकोट कसकी कोट के लिए, वहाँ पे जा सकते हो घूमने के लिए। और यहाँ से सारंगकोट के लिए किसी ने बताया कि 90 रुपीज़ लेते हैं। बाकी जब मैं जाऊँगा तब दिखाता हूँ कि वहाँ कौन कौन से जगह हैं घूमने के लिए और कितने रुपए लेते हैं, टाइम भी कितना लेता है। लगभग 6.5-7 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, तो 1-1.5-2 घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ने में टाइम लगता है। और आने के लिए बसें हमेशा लगभग मिल ही जाएगी। किसी ने बताया कि हाँ बहुत सारी बसें मिल जाती है, और नहीं तो मिनी वैन भी आते समय लेते आते हैं। ऊपर में है टावर, और सीढ़ियों से चढ़ो कि रोड से पता नहीं। टावर चढ़ने के लिए किधर से जाऊं भाई? उधर से सीढ़ी, उस सीढ़ी से नहीं जा सकते क्या? ओह देखो यहाँ से फेवा लेक। तो जी आधे घंटे में पहुंच गया मैं सारंगकोट। और अगर आप आए हो एक्सप्लोर करने पोखरा तो जरूर आना सारंगकोट, क्योंकि बहुत ही सुंदर लोकेशन दिखता है यहाँ से। सही में बता रहा हूँ, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर दिया पोखरा में घूमने के लिए। देखो उधर से लेक कितना सुंदर दिखता है यहाँ से, इस व्यू पॉइंट से। कैसे आना है वो सारे प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और लोकल बसों का प्लस प्राइवेट बसों का। देखो यहाँ से मैं पैदल ही जा रहा हूँ, अकेले ही, कोई दिक्कत नहीं है। बस में मुझे लगता है कि यहाँ पे घूमने के लिए मैं ही अकेले आया हूँ। 1:30 बजे मैं बस में बैठा था और अभी 2 बज चुका है, मतलब कि आधे घंटे में ही बस यहाँ पे पहुँच गया। पूरी की पूरी पहाड़ पे चढ़ के है ये। देखो भाई यहाँ से नज़ारे, मारा इसको मारेगा, देखना भी। पाँच, हाँ अरे अबे लग जाएगा भाई। क्यों मार रहा भाई? बहुत खूबसूरत लोकेशन है यहाँ से। देखो क्या नजारा है यार, वाह। ये सीढ़ियां रही और यहाँ से नजारे भी ये रही भाई।
ट्रिप में मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, अपने एक बहुत ही बढ़िया मित्र को नहीं लाने का। पता है क्या, ट्राइपॉड और सिंगल पोड वाला जो सेल्फी स्टिक था ना मेरे पास, वो अभी मेरे को केवल अकेले में वीडियो शूट करने में थोड़े से प्रॉब्लम आ रहे हैं और फोटोज वगैरह कैप्चर करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मैं फ़ोन को सही एंगल पे रख नहीं पा रहा हूँ। उस एरिया में पूरा पानी आ रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है ना, और इस साइड में सिटी में पूरा पोखरा सिटी में पानी नहीं दिख रहा, आ ही नहीं रहा होगा। ये है फेवा लेक, जहाँ पे मैं मॉर्निंग में गया था एक्सप्लोर करने के लिए। अभी मैं हूँ सारंगकोट में। सारंगकोट 10 किलोमीटर दूर। बेगलुम बस स्टैंड से सारंगकोट के लिए मैंने पे किया 70 रुपये नेपाली करेंसी में। और यहाँ पर भी सारंगकोट में भी बहुत सारे गेस्ट हाउसेस है, यहाँ पर भी आकर के ठहर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे अपना ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करके आगे की ओर बढ़ता हूँ। एक व्यू पॉइंट है टावर, व्यू टावर, वहाँ से पूरा मस्त नज़ारे के साथ में दिखेगा, वहाँ पे जाता हूँ। सारंगकोट व्यू पॉइंट तपाई रुको, हार्दिक स्वागत गर्दछ। ये है यहाँ का अपर व्यू लॉज और ये है डाउन व्यू लॉज, और अभी इन सीढ़ियों में मैं चढ़ ही रहा हूँ। सो हियर इज द फाइनल व्यू पॉइंट ऑफ सारंगकोट व्यू पॉइंट। इस व्यू पॉइंट को देखने के लिए हमें 60 रुपये देकर के एक टिकट लेना पड़ता है। ये दूसरी साइड से इसका लोकेशन है। देखो यहाँ से क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। ये व्यू पॉइंट सारंगकोट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बनाया है, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ नीचे की ओर। 2 बजे का पहुँचा हुआ बंदा निकल रहा है 3:30 बजे यहाँ से। यही होता है जब आप कोई अच्छे जगह पे पहुँच जाते हो ना, मतलब कि आपका मनपसंद वाला जगह अगर मिल जाता है तो टाइम स्पेंड करने में मज़ा आता है। देखो ऐसी जगह को छोड़ करके वापस किसे जाने का मन करेगा, लेकिन भाई जाना पड़ेगा। सारंगकोट पहुंचने के लिए तो 1:30 बजे गाड़ी थी, पता चल गया। 1.5-2 घंटा वेट करने के बाद यहाँ पे पहुंचा, आधे घंटे बाद। लेकिन अब यहाँ से जाना कितने बजे है मुझे नहीं मालूम, बस कितने बजे मिलेगी ये भी नहीं मालूम। तो नीचे जाता हूँ रोड पे, किसी से पता करूँगा तब पता चलेगा। और वैसे ऊपर में व्यू पॉइंट में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अभी पानी आया हुआ था ना, इसीलिए। वैसे जब पानी नहीं आया हुआ रहता तब हवाएं तो चलती रहती होगी, लेकिन ठंडी उतनी नहीं रहती होगी। पागलुंग बस स्टैंड की बस कितने बजे आती है यहाँ पे? 4 बजे आएगा। अभी 3:30 बज रहा है। हाँ। अच्छा, तो वहाँ नीचे एक होटल वाला है ना। हाँ होटल वाले के पास रोकता है नहीं? उधर रुकता है, उधर बैठिए। कहाँ से आए आप? मैं आया इंडिया से। इंडिया से? हाँ, ये ऊपर गया था व्यू पॉइंट को देखने के लिए। हाँ देख लिया, बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ पूरा लोकेशन दिखता है एकदम, पूरा 360। अच्छा, आपका घर कहाँ है? हम इधर ही रहते हैं। अच्छा चलिए बढ़िया है, थैंक यू। वेलकम। तो जी उस वाले होटल के पास से बस मिलेगी 4 बजे। और ये अंकल सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जा रहे थे कहीं, इनका घर यहीं नीचे है। ऐसे शांत जगह को एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, और ऐसा ही जगह को मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा था, जहाँ पे मैं अपना टाइम एकदम मस्त सा व्यतीत कर सकूँ, जितना मैं टाइम अपना स्पेंड करना चाहता हूँ। और गाइस सही में आज मुझे इस जगह को आ करके एक्सप्लोर करके बहुत मज़ा आया। अगर आप आ रहे हो तो इस जगह को मिस मत करना, सही में बता रहा हूँ, बहुत मजे आएंगे। चाहे तो जैसे भी आना है जाना किसी तरह से। सारंगकोट से लेक साइड आप पैदल भी जा सकते हो, 1 घंटे लगेंगे नीचे जाने में सीढ़ियों के द्वारा। यहाँ से रास्ता है बस स्टैंड से नीचे, वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आप जा सकते हो, 1 घंटा लगेंगे नीचे जाने में लेक साइड की ओर। और यहाँ पे नेपाल में आकर के बहुत सारे वर्ड्स का पता चला है। अंगा, जो का ख गा गा अंगा होता है ना, उस वर्ड का यूज अदरवाइज कहीं भी उसके नाम से कोई भी वर्ड नहीं मिलता था हमें। यहाँ पर आकर के पता चला बहुत सारे नाम्स का, चाहे तो कोई भी लोकेशन का नाम हो, चाहे कोई और चीज़।
जैसे कि सारंग में भी आता है अंगा। उस वाले पहाड़ी पे वहाँ पे पमदी कोट बोला जाता है और वहाँ पे लॉर्ड शिवा का स्टेचू है और वहाँ से भी पूरी सिटी बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और एक बुद्धा का कुछ है, वहाँ से भी अच्छा दिखता होगा। देखो ये जो वाइट दिख रहा है ना वो, और लॉर्ड शिवा का स्टेचू इस वाले पहाड़ पे है। देखो मेरी उंगली जहाँ पे, अरे तो जी भाई मैं पहुंच गया बस स्टैंड पे और यहाँ से जा रहा हूँ अपना रूम पैदल 3.5 किलोमीटर, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत ही समय है और जल्दी जाकर के मैं रूम क्या करूँगा, इसीलिए जा रहा हूँ आराम से पैदल ही एक्सप्लोर करते ही सिटीज़ में क्या क्या है देखते ही। और मैं यहाँ का पोखरा का रूम दिखा दूंगा ना, इतना चीपेस्ट में मेरे को इतना बढ़िया रूम मिल गया है जो कि नहीं करना पड़ेगा। सही में बहुत खुश हो जाओगे आज का रूम देख करके। मात्र 600 रुपये में मैंने ऐसा रूम लिया हुआ है। अभी मैं जा करके दिखाता हूँ वहाँ लोकेशन और जो रूम का क्वालिटी है वो। यहाँ से घांधरुक एक जगह है, वह जगह भी बहुत खूबसूरत है नेपाल में। मेरा जाने का तो बहुत ही मन है, लेकिन अभी मेरे पास ना ही समय है और ना ही पैसा। अगर दोनों चीजें होती तो मैं उसको भी कवर कर लेता। अभी मैं क्या करूंगा, अब मेरा प्लान क्या है कि कल मॉर्निंग में यहाँ से निकलूंगा मैं डायरेक्ट पीरगंज के लिए, और पीरगंज में अगर समय मिला सही टाइम पे अगर मैं पहुँच गया तो वहाँ से मैं चला जाऊंगा सीता माता के घर जनकपुर, और वहाँ पे भी एक्सप्लोर कर लेने के बाद अगर कभी प्लान हुआ तो मैं घांधरुक जरूर जाऊंगा। बहुत अच्छा विलेज है और बहुत अच्छा लोकेशन है नेपाल में जाने के लिए। वहाँ जाने के लिए ट्रैकिंग के लिए भी बहुत सारे सेवाएं हैं, वह भी हायर कर सकते हैं लोग। मैं देख रहा था रात में 600 रुपये ले रहे थे उस चीज़ को, 600 नहीं 6000 ले रहे थे उस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। 1 या 2 रात का ट्रैक बनता है वह घांधरुक का। और यहाँ से बसें, घांधरुक जाने के लिए बसें इसी बस स्टैंड से मिल जाती है। मैंने अभी पूछा वहाँ के जो काउंटर है वहाँ से। इस चौक पे यहाँ पे ओवरब्रिज कुछ इस तरह से बनाया है, एक साइड से दूसरे साइड आने जाने के लिए। ये है जी यहाँ का लखन चौक। इस लखन चौक पे मेरा रूम मैं बताता हूँ किस डायरेक्शन में है। वो है एंट्री वाला, जो पोखरा एंट्री करते हैं ना वो वाला रोड है, और उस साइड में कहीं और निकल जाता है और इस साइड में निकल जाता है पोखरा साइड। हमें यहाँ से अभी क्या करना है कि राइट साइड में जाना है, और ये राइट साइड में थोड़ा सा आगे जा कर के राइट साइड और मुड़ना है। ये एक गली है नमस्ते गेस्ट हाउस वाला। देखो वो बिल्डिंग है, यहाँ से व्यू देखो इधर। जी कैसा लगा रूम? अच्छा लगा ना? गया था मैं अभी डिनर करने के लिए, 4 रोटी और सब्जी खा के आया हूँ। 130 रुपया नेपाली करेंसी दिया मैंने, सस्ता था। पता है क्यों? क्योंकि मैं इधर से उधर घूमते घूमते ऐसा जगह चला गया था शांत गली में, वहाँ पे बहुत सस्ता था, अच्छा भी लगा खाने में, पेट भर गया। अब जा रहा हूँ रूम। आई होप ये पसंद आया होगा एपिसोड। सारे कुत्ते पागल हो गया लग रहा है, यहाँ का भौंक रहा है अभी, एक बाइक वाले पे भौंक रहा था अभी। आज मौसम क्लियर होने के कारण देखो माउंटेन्स दिख रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। पोखरा में यह मेरी नई सुबह और आपका स्वागत है इस एपिसोड में। आज मैं निकल रहा हूँ बीरगंज के लिए। डायरेक्ट पोखरा से डायरेक्ट गाड़ियाँ चलती है बीरगंज के लिए, बसें भी चलती है, समूह वगैरह भी चलती है। तो मैं जा रहा हूँ अभी बस स्टैंड डायरेक्ट बस लेने के लिए। यहाँ पर एक्सप्लोर करना था, जितना समय था मेरे पास और जितना मैं सोच के आया था उतना लगभग एक्सप्लोर कर लिया। और अब यहाँ से जाने के लिए बस स्टैंड में गाड़ियाँ मिल जाएगी। अब बस स्टैंड कहाँ है वो भी एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, तो मैं उसी की ओर जा रहा हूँ और किसी से पूछ करके जाऊँगा। बीरगंज के लिए बस अभी 5226 बस नंबर की जा रही है 8:45 में, और यहाँ से लगभग 10 घंटे लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। प्राइस इन्होंने लिया है 870 रुपये,
और यहाँ से लगभग डिस्टेंस 200 से 250 किलोमीटर है। 70-80% पहाड़ी में कवर करना होगा, उसके बाद उधर बिना पहाड़ी वाला एरिया आएगा। और गाइज यहाँ से बस अभी थोड़ी देर में खुल जाएगी, 5 से 10 मिनट में। 8:45-47 में खुल गई है गाड़ी यार। अभी मैं हूँ बीरगंज में ही और अभी खाना खा करके आया हूँ यहाँ पे। रूम मैंने बगल में यहीं पे लिए रखा है और यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ रूम के लिए 400 रुपये पर नाइट। एक ही रात मुझे यहाँ पे रुकनी है, उसके बाद कल रात मैं इस टाइम पे होऊंगा ट्रेन पे सवार। एक्चुअली में मेरा प्लान था कि मैं जनकपुर भी होके आ जाऊँगा, लेकिन यहाँ से 130 लगभग 150 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, तो 150 किलोमीटर के लिए 4 से 5 घंटा लग जाएगा ट्रैवलिंग करने में। तो 5 दूनी 10 घंटा 12 घंटा लग जाएगा जाने आने में। मैं कल भी सही से उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, जिस कारण से मैं कल वहाँ भी एक्सप्लोर करने नहीं जाने सकूंगा। कभी टाइम मिलेगा तो फिर कभी आऊँगा, जयनगर होते हुए उसको एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन हाँ, कभी ना कभी ज़रूर आऊँगा जनकपुर घूमने। टिकट काउंटर पे 10 घंटा बोला था ना कि पोखरा से बीरगंज पहुंचने में लग जाएगा, लगभग उतना ही 9.5 घंटे में पहुंचा दिया था, शाम के 6:30 बजे यहाँ पे। और यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने रूम ढूंढना स्टार्ट किया था। और अभी यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि गाइज इंडिया का जो जियो का नेटवर्क है ना, वो कभी 1-2 आता है, कभी 3 भी आ जाता है। और मैं इंटरनेट भी इंडिया वाला कभी कभी थोड़ा सा यूज़ कर पा रहा था, उसके बाद फिर तुरंत भाग जा रहा था। यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है इंडिया का बॉर्डर। ये है रूम। यहाँ पे मच्छरदानी की ज़रूरत है, सख्त आवश्यक है, क्योंकि मच्छर यहाँ पे बहुत लगेगा, क्योंकि गर्मी अभी है। यहाँ पे पंखा चलता है। तो ये कुछ रूम है सस्ता में 400 रुपये में, और क्या चाहिए। तो जी हाँ, गुड मॉर्निंग। नई सुबह हो चुकी है और ये नई सुबह आपको स्वागत करता है बीरगंज में। मैं अभी हिसाब लगा रहा था पूरा नेपाल के ट्रिप के खर्चा का, तो मैंने 7,500 इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराया था नेपाली रुपीज को, जिसमें से 12,000 हुए थे NPR में, जिसमें से टोटल मैंने 9,675 रुपये खर्च किए हुए हैं। और मेरे पास बचा है 2325 रुपये। 2325 रुपये मेरे पास अभी कैश है नेपाली करेंसी में, जिसमें से मैं लगभग 300-350 के करीब में एकदम नए बढ़िया वाला नोट को लेके जा रहा हूँ। अपना घर लेके जाऊंगा नेपाली करेंसीज को। इसको रखूंगा मैं अपने ट्रैवलिंग वाले बॉक्स में, और चाहे तो मैं किसी को गिफ्ट करूंगा, दोस्त भाई फैमिली को। उसके बाद मेरे पास जो बचेंगे एक्स्ट्रा मनीज 300 को माइनस करके, उसमें से मैं 1600 को रिटर्न करूंगा यहाँ पे, जिसमें से 1000 इंडियन रुपीज मुझे वापस मिलेंगे। और बाकी जो बचेंगे मेरे पास 300 रुपये या फिर एक्स्ट्रा 250 रुपये लगभग के करीब में, वो मैं अभी लंच और डिनर भी करूँगा। दिखाता हूँ मैं करेंसीज एक बार आपको फिर से, जो मैं घर लेके जाने वाला हूँ। ये देखो, यहाँ का करेंसी 100 का नोट कुछ इस तरह से है, दोनों साइड से देखो। और 50 का ये रहा। उसके बाद 20 का भी दिखाता हूँ। 20 वाले के नोट एकदम पूरा मस्त लेके जा रहा हूँ। हिमालय है, इधर 2 हिरन है। उसके बाद कितना 10 का दिखाता हूँ। 10 वाला ये देखो, 10 वाला इस साइड से ऐसा है और इस साइड से ऐसा है। अब 5 वाला दिखाता हूँ। 5 वाला भी मैं 5-6 लेके जा रहा हूँ। ये देखो, इसमें पता है ये काठमांडू का दरबार स्क्वायर लग रहा है मुझे। बाकी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा। 5 रुपए के नोट में 2 पिक्चर दिया हुआ है। एक कृष्ण टेम्पल का, सॉरी ये 20 रुपये है। 20 रुपये में कृष्ण जो टेम्पल आपको दिखाया था वो है कृष्ण टेम्पल, यहाँ पे देखो बढ़िया से। उसके बाद 5 वाला तो दिखाया मैंने। 5 वाला भी 2 टाइप का है। 5 वाला इसका जो टेम्पल यहाँ पे ये बना हुआ है, दरबार स्क्वायर या फिर जो भी है वो देखो। और इस 5 के नोट में देखो, दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग जगह का है।
तो हालांकि है 5 का ही नोट, कुछ इस तरह से ये है, नोट्स वगैरह इतने सारे खर्च किए। तो लगभग आप ऐसे समझ लो कि 6,500 7,000 में आराम से पूरा नेपाल में से पोखरा और काठमांडू 2-2 दिन रह करके आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। रक्सौल बॉर्डर तक आपको कैसे पहुंचना है वो आपका आपसी मामला है। आप बस से पहुंचो, ट्रेन से पहुंचो, जैसे भी पहुंचो। हालांकि मैंने ट्रेन का टिकट के लिए पे किया था रक्सौल बॉर्डर तक, आसनसोल से रक्सौल बॉर्डर तक के लिए 2.5 मान लो ना 500 रुपए स्लीपर कोच के लिए मैंने पे किया हुआ है। रिटर्निंग टिकट आज ही है, तो आज 6 तारीख को मैं यहाँ से निकल रहा हूँ रात के 9 बजे। यहाँ से सुबह 7 तारीख को सुबह मुझे फेंक देगी ट्रेन आसनसोल। सुबह के 8 बजे आसनसोल से ट्रेनें हटिया के लिए भी मिल जाएगी मुझे, और मेरे लोकल गांव तरफ के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी। तो मुझे जहां मन करेगा 8 बजे तक निकल जाऊंगा। दोपहर के 12 बजे मैं सबसे पहले आ गया हूँ वीरगंज के बस स्टैंड पे, और ये है बस स्टैंड यहाँ का, जिसे वीरगंज बस पार्क यहाँ के लोग बोलते हैं इसे। और यहाँ से बसें कई जगहों की मिलती है। आप काठमांडू यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हो, और यहाँ से पोखरा भी डायरेक्ट जा सकते हो, और चाहे तो आप यहाँ से जनकपुर भी डायरेक्ट जा सकते हो। यहाँ से रक्सौल बॉर्डर 5 से 6 किलोमीटर ही पड़ता है। रक्सौल बॉर्डर जाने के लिए ऑटो रिक्शा, तांगा किसी से भी जा सकते हो। नेपाली करेंसी में 30 रुपए लेते हैं ऑटो वाले। नेपाल में इंडियन करेंसी आप कहीं भी दे सकते हो, हर कोई लेता है। आप काठमांडू में दो, पोखरा में दो, या फिर कोई भी सिटी में इंडियन करेंसी दोगे ना तो वो मना नहीं करेगा। यानी कि नेपाल में दोनों करेंसियाँ चलती है। अगर यहाँ पे आके कोई सिम खरीदना चाहते हो ना तो एयरसेल का खरीदना, और एक दूसरा जो है वो नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो भी खरीदना। दोनों में से कोई एक चूज करके खरीद सकते हो, दोनों ही बेहतर नेटवर्क देते हैं। देखो ये है यहाँ का घंटा घर। घंटा घर कुछ नहीं, एक बिल्डिंग है जिसमें घड़ी लगाया हुआ है, और ये बहुत पुराना है। पांडव भी 5 ही थे और पूरी महाभारत लड़ी। महाराजा प्रवचन दे रहे, उन लोग के पास हथियार है, सब ये था सिनेमा हॉल जहाँ पर मैंने अपने 4 घंटा बिताए। एक पहले से चल रहा था, इंटरवल तक पहुँचा था, तब मैं इस सिनेमा हॉल के पास पहुँचा। उसके बाद पता चला कि यहाँ पे मूवी लगी है भोला, तो मैं सोचा चलो देखूंगा भोला, और टाइम भी पास हो जाएगा। फिर 1-1.5 घंटा मैंने वेट किया, लंच वगैरह किया। उसके बाद मूवी लगी नेक्स्ट 3 बजे से, वो मैंने देखा, और अभी शाम में बस भटकते फिर जा रहा हूँ। 100 रुपया इन्होंने लिया था, 2 टिकट का चार्ज था इसके पास, एक 100 का था, एक 200 का था। मैंने 100 वाला लिया था टिकट। नीचे बैठा था लेकिन पूरा खाली था, लगभग 15-20 कोई से ज़्यादा कोई नहीं थे। देखने में मज़ा आया, लेकिन मूवी क्या बोलूँ, मूवी का अगर रेटिंग दूँ तो उतना मज़ा मुझे नहीं आया। एक्शन ज़्यादा था, स्टोरी बहुत कम थी। मुझे वैसी मूवीज़ अच्छी लगती है जिसकी स्टोरीज अच्छी होती है, लेकिन इसमें स्टोरीज कोई तगड़ी नहीं थी। बॉर्डर से अभी भी मैं 2 किलोमीटर दूर हूँ, लेकिन नेटवर्क आ रहा था फ़ोन पे, और मेरे फ़ोन पे मूवी देखते वक्त भी कई सारे कॉल आ चुके थे। मैं साइलेंट करके मूवी को एंजॉय किया था, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गया था ना ही कॉल को रिसीव किए, ना ही फ़ोन से बात किए हुए। व्हाट्सएप वगैरह में बात किया था इंटरनेट से, बाकी कॉलिंग पे उतना बात नहीं किया था। तो मैं बोला चलो आराम से इंडिया में जा करके जियो के नेटवर्क से बात करूँगा। हालांकि जो एयरटेल का है वो एयरसेल से टाइप अप है, तो एयरटेल का नेटवर्क पकड़ता है, बाकी जियो का पूरा लॉक हो जाता है। देखो पुलिस वाले कैसे चेक करते हैं गाड़ियों को, यहाँ पे नंबर में लाइन में लगा करके एक एक करके चेक करते हैं सबको, जितना एंट्री लेते हैं नेपाल में उतना। एक बार नेपाल बॉर्डर को फिर से देख लो बढ़िया से। ये इस साइड में रहा नेपाल, और सनसेट ये रहा शंकराचार्य बॉर्डर। इधर से लोग कुछ ऐसे हैं, इधर अपना आम के बगीचे में बैठे हुए हैं शाम में। और ये शंकराचार्य बॉर्डर, अभी हूँ मैं नेपाल साइड में हूँ, इंडिया साइड में मैं इंटर करूँगा। और गाड़ियाँ वगैरह कुछ इस तरह से यहाँ पे चलती है। देखो बहुत सारी गाड़ियाँ और तांगा, व्हीकल, साइकिल, पैदल, जैसे कि मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह चलती है। ये पुलिस गाड़ियाँ चेक कर रही है। ये रहा नेपाल का झंडा एंट्री टाइम पे। आ गया मैं इंडिया के अंदर में। डिनर भी हो गया अभी मेरा। यहाँ पर रोड के किनारे बहुत सारे ठेला लगा हुआ है खाना खाने के लिए, वेज नॉन वेज सारा चीज़ है।
नॉनवेज में मैंने 4 रोटी और चिकन खाया हाफ प्लेट, उसका लिया इन्होंने 80 रुपये। 90 रुपया ये लेते हैं, 6 रोटी देते हैं, मैंने 4 ही रोटी खाया, इसीलिए 80 रुपया दिया मैंने। इंडियन करेंसीज में अब बात होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं इंडिया में पधार चुका हूँ। ट्रेन अभी मेरी है 9 बजे और अभी 7:23 हो रहा है शाम का। यह है रक्सौल जंक्शन। सुबह के 8 बजे पहुंच गया मैं आसनसोल जंक्शन, और अभी मैं आसनसोल जंक्शन से जाऊंगा गोमो। गोमो से 8:53 में जाती है ट्रेन हटिया के लिए। बर्धमान हटिया लोकल ट्रेनें जाती है, एक्सप्रेस वाली मेमो, और उसके लिए टिकट 50 रुपये है गोमो तक की यहाँ से। अब यहाँ से गोमो के जाने के बाद मैं वहाँ से रांची भी जा सकता था, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ गाँव। ये SN मार्च को जिस स्टेशन से मैंने स्टार्ट करी थी अपनी इस नेपाल की जर्नी, उसी स्टेशन पे मैं अंत भी करता हूँ। यहाँ पर मैं 11:30 बजे 7 अप्रैल को पहुँच चुका हूँ गोमो जंक्शन पे, और यहाँ से मैं अब जा रहा हूँ अपना घर। फाइनली यह ट्रिप सक्सेसफुली बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट हो गया है। मिलता हूँ किसी एक और बहुत ही अनजान से मज़ेदार से ट्रिप में। तब तक बाय बाय। और भी जितने भी एपिसोड्स मैंने कंप्लीट किए हुए हैं और भी ट्रिप्स, वो सारे आप देख करके एंजॉय कर सकते हो। होप ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। जा रहा हूँ मैं पानी पी करके अब यहाँ से वापस। बाय। ना इटा कौन पैसा लगे? नकली ठाको ये ने तोरा नकली नकली पैसा लगे लेन।